कैलकुलस काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास वालों के लिए भी, आईआईटी वालों के लिए भी, इंजीनियरिंग करने वालों के लिए भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम डेली वाइज रूटीन, अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक के हर छोटे छोटे स्टेप को हमें क्लियर करते हुए लेकर चलना है, हर छोटे छोटे बात को हमें समझना है। ध्यान रहे, टॉपिक हमें समझना है, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम कैलकुलस की। कैलकुलस जो होता है वो हमारे दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। अब ये जो दो टाइप हैं, ये दो टाइप किस टाइप से हो सकते हैं? देखिए, ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस को बोलते हैं हम कलन। क्या बोलते हैं? कलन। हिंदी में बता रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं हम? कलन बोलते हैं। तो ये कलन जो होती है, इसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, गणना। अब ये जो गणना है ये दो टाइप से होती है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा और जो सेकंड टाइप होगा, उनमें डिफरेंस क्या क्या होगा बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन का, सेकंड टाइप होगा हमारा इंटीग्रेशन का, यानी कि इंटीग्रल का। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो डिफरेंशिएशन का है और सेकंड टाइप जो है हमारा इंटीग्रेशन का। ये दोनों मिलाकर ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन भी दो टाइप से होता है। एक डेफिनिट डिफरेंशिएशन होता है और एक इनडेफिनिट डिफरेंशिएशन। डेफिनिट डिफरेंशिएशन और इनडेफिनिट डिफरेंशिएशन, इसी टाइप से डेफिनिट इंटीग्रल होता है और इसी टाइप से इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। ठीक है, ये हमारे यानी कि कैलकुलस ने ये डिवाइड कर, कैलकुलस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन को हमने फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? डेफिनिट डिफरेंशिएशन और इनडेफिनिट डिफरेंशिएशन। इसी टाइप से हमने इंटीग्रेशन को भी डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसके बाद इसी में एक कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसी टाइप से यहां पर एक कंसेप्ट हो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है ये 6 टॉपिक हो जाते हैं। एक ये वाला टॉपिक हो जाता है, एक ये कुल मिला के हमारे पास 6 टॉपिक हो जाते हैं। और एक और आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो टॉपिक आते हैं ये कुल मिलाकर 12th क्लास के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 45 मैक्सिमम 45 मार्क्स में आते हैं, तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें हमें हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक, केयरफुली हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन तो बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन करते समय हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है इसमें निकलकर कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट मतलब निर्भरता और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डे, है ना, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? इस दिन हमें आजादी मिली है, तो इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो इसी टाइप से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। बात आती है इसमें वेरिएबल की। डिपेंड जो होगा वो दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर होंगे डिपेंड, तो इसलिए इसमें बात करते हैं हम पहले वेरिएबल की एंड कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी हमारे पास जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी ग्रीक लेटर हैं, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। और जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं ये सारे कांस्टेंट होते हैं। बट हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में हमें केवल कुछ डिजिट जो होंगी, जो कुछ लेटर होंगे, उन्हें हमें वेरिएबल के रूप में पढ़ना है, बाकी को हमें सब कांस्टेंट मानना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते टाइम अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ वेरिएबल ही मानने हैं, बाकी को सब कांस्टेंट मानना है। उसका रीजन आने वाली लेक्चर में पता लगने वाला कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें कुछ वेरिएबल मानने हैं, बाकी को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले बात करते हैं डिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट की। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई भी
फंक्शन है वाई फंक्शन मान लिया, और वाई फंक्शन के इक्वल हमारे पास एक्स की पावर 3 है। वाई बराबर हमने एक्स की पावर 3 मान लिया। अब यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करता हूं, किसकी वैल्यू चेंज करता हूं, एक्स की वैल्यू चेंज करता हूं, और एक्स मैं बोल देता हूं कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जहां पर रियल नंबर की जो वैल्यू होने वाली है वो -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये इस टाइप से ETC वगैरह, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रियल नंबर है, अगर मैं इसमें से किसी भी एक नंबर की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, जैसा मान लीजिए मैं 1 ही रखता हूँ, एक्स बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, 1 रख रहा हूँ, तो एक्स बराबर मैंने 1 रख दिया तो 1 की क्यूब हो जाता है, तो आंसर कितना आता है हमारे पास 1। यानी कि हमने चेंज करा क्या, एक्स चेंज करा, लेकिन एक्स चेंज होते ही वाई क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वाई क्या हो जाता है, चेंज होता है, हो जाता है। यानी कि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो चेंजिंग है, अब ये जो चेंजिंग है, अब ये रियल नंबर का जो हमारे पास कलेक्शन होता है, रियल नंबर का जो सेट होता है, ये तो इंफिनिटी है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब ये इसमें ये जो चेंजिंग है वो कितनी मैक्सिमम हो रही है और कितनी मिनिमम हो रही है, किस हद तक हो रही है, ये जो चेंजिंग है, किसी भी फंक्शन में जो चेंजिंग है, ध्यान रखना मेरी बात, किसी भी फंक्शन में जो चेंजिंग है वो कितनी हद तक हो रही है, कितनी लिमिट तक हो रही है, वो सारी चीज जो क्लियर करने वाला है वो डिफरेंशिएशन क्लियर करने वाला है, ठीक है। किसी भी फंक्शन में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो चेंजिंग उसमें चेंजिंग कितनी लिमिट तक होगी, कितनी मैक्सिमम होगी, कितनी मिनिमम होगी, तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखते हैं या किसी फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, तो उसमें जो चेंजिंग है वो कितनी लिमिट तक हो सकती है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है, वो चीज क्या क्लियर करेगा, डिफरेंशिएशन क्लियर करेगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए कोई बस स्टेशन है, बी कोई बस स्टेशन है, ए कोई बस स्टेशन है और बी कोई बस स्टेशन है, ये रोड है, ठीक है। अब यहां से एक बाइक वाला स्टार्ट होता है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाना है, यहां से एक बाइक वाला जाता है, तो भाई साहब मेरे सड़क तो उसके बाप की है नहीं। जो हम अगर मान लीजिए 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था हमने कि स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये चीज पढ़ी थी, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये चीज पढ़ी थी। अब हमारे पास एक बाइक वाला है, ठीक है। अब ये जो बाइक वाला है ये मान लीजिए 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो कितने किलोमीटर चल रहा है, 80 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाना है, कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 10th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 80 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 घंटा, टाइम कितना है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितने किलोमीटर जा रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है, तो स्पीड निकल के आ जाती है। तो भाई साहब अगर हमें ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, यानी कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाना है, तो ये तो सड़क उसके बाप की तो है नहीं, उसके बाप की तो है नहीं कि हाँ भाई जब मर्जी जाए कितनी भी स्पीड बढ़ा ले, कितनी भी स्पीड कम कर ले, उसके बाप की तो है नहीं। तो कहने का क्या मतलब है मेरे, मान ले बंदा स्टार्ट हुआ यहाँ से, बंदे को हम मान ले रहे हैं कोई मैन था, कोई उसे हमने एम से डिनोट कर दिया, कोई आदमी था, ये चलना स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे एकदम आगे ट्रैक्टर आ जाता है, ट्रोली से ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ब्रेक लगाने पड़ेंगे नहीं, जब ब्रेक लगाएगा तो भाई साहब उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। समय क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, समय बढ़ रहा है। जब उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी तो समय तो अपनी तरफ से बढ़ेगा ही, आगे को जाएगा ही, ये यानी कि समय में चेंजिंग हो रही है। और जब समय में चेंजिंग हो रही है तो डिस्टेंस में भी चेंजिंग होगी, हो गई क्या नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे वो 10:02 पे चलना स्टार्ट होता है और यहाँ पे आते सार एक मोड़ आता है और ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आ जाता है, उसने ब्रेक लगा लिए। जब समय चेंज हुआ
तो डिस्टेंस भी चेंज हुई। और जब डिस्टेंस और समय चेंज हुए तो स्पीड में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होनी है। चलो जी, 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखना मेरी बात, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था। अब ये जो स्पीड बची, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई यहाँ पर। फिर उसने स्पीड फिर से बढ़ाई आगे जाकर। आ गया मान लीजिए गाय भैंस बकरी योगी जी ने छोड़ रखी है, वो आ जाती हैं। और जब ये जो आ जाती हैं गाय भैंस बकरी आ जाती हैं, तो भाई साहब उसे ब्रेक लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल फुल स्टॉप करनी पड़ेगी। तो समय कुछ और हो रहा होगा, तो उस समय डिस्टेंस कुछ और होगी, स्पीड कुछ और होगी, टाइमिंग कुछ और होगी। यानी कि समय, यानी कि जो टाइमिंग है और जो डिस्टेंस है, जो टाइमिंग है, टाइमिंग अगर चेंज हो रही है तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस और टाइमिंग चेंज हो रहे हैं तो स्पीड चेंज हो रही है। आती है बात समझ में। फिर उसके बाद बी पे पहुंचता है, यानी कि कुल मिलाकर वो इस डिस्टेंस को 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है 80 किलोमीटर की। कुल मिलाकर कहीं पर गड्ढे भी आएंगे, कहीं पर कुछ भी आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में ये पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं था, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मतलब चेंजिंग हुई है किसमें, स्पीड में, इक्वल टू किसके, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय में जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, उससे डिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। जब डिस्टेंस में परिवर्तन होगा तो किसमें भी परिवर्तन होगा, स्पीड में भी परिवर्तन होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारे पास रेस्पेक्ट दे रखी थी, जो सापेक्ष दे रखा था, अगर उसमें चेंजिंग होती है तो हमारे पास जो फंक्शन है, जो चीज दे रखी है, उसमें भी चेंजिंग होनी है। यहां तक बात समझ में आती है। फिर इसके बाद जो हमारे पास ये जो चीज है, ये पूरा जो फंक्शन है कि कितनी इसमें, हाँ और हाँ, इसमें जो चेंजिंग हुई, कितनी मैक्सिमम हुई है, कितनी मिनिमम हुई है, वो सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, वो सब चीज हमें किसके अंदर पढ़नी है, डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़नी है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को का हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है, उसका हमने कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया या कर लीजिए। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आते हैं निकल के, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ये कई सारे पॉइंट आते हैं, इसे y कह दीजिए, इसे x कह दीजिए। ये जो फंक्शन निकल के आते हैं, ये जो कर्व है, ये जो हमारे पास दे रखा ग्राफ, इस कर्व में इस फंक्शन, ये जो ग्राफ है, इसमें कह सकता है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं, इस पर डिफरेंस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्पर्शी रेखा ड्रॉ करनी है, और उसकी हमें स्लोप निकालनी है। तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था। या तो किसी भी टेंजेंट, यानी कि कोई भी ढलान है, उसकी आप प्रवणता निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, या डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। फिर इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को हम जो बोलते हैं ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंजिंग, यानी कि परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y, क्या फंक्शन है y, और y बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, y बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। कोई फंक्शन था y, ठीक है, उसके बराबर हमने x मान लिया है, यानी कि ये जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। कुल मिलाकर बात है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो y की x की पावर है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। x की पावर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। किस में चेंजिंग करनी है, हमें x में चेंजिंग करनी है, ठीक है। किस में, बात ध्यान रखना, किसकी रेस्पेक्ट बोल रहा हूं मैं, x की रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, यानी कि x में हमें चेंजिंग करनी है, ठीक है। जब हम x में चेंजिंग करेंगे तो भाई साहब
y में भी चेंजिंग होनी है, ध्यान रहे। तो इसे इक्वेशन हमने कितनी मान ली, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट एक चीज बताना भूल गया था कि डिफरेंशिएशन को जो डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, ये एक तरीके का ऑपरेटर मान लीजिए, ये ऑपरेटर होता है, या फिर इसे कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसे हम कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर इस टाइप से है कि ये ऑपरेटर बाई पे भी जाना है, एक्स पे भी, मतलब एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर लगा देना हमें डी अपॉन डी एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू में कितना हो जाना है, एक्स, ठीक है। यहां पर पावर कितनी है, 1। तो रूल है मेरे पास डिफरेंशिएशन का, ध्यान रहे कि ये जो x की पावर है, यानी कि x के ऊपर जो पावर दे रखी है वो पावर आगे आ जानी है। तो डी वाई अपॉन कितना हो जाता है, डी एक्स हो जाता है, पावर आगे आ गई, और जो मेन पावर बची उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाती है, और जिसकी पावर 0 हो उसका मान कितना हो जाता है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसकी पावर 0 हो उसका मान 1। तो हमारे पास यहां तक बात क्लियर है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने डिफरेंशिएशन करा किसका, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x की पावर का 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, ये जैसा मैंने अभी बताया था ना ऑपरेटर होता, ठीक है। ऐसा समझिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है, ये ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स का, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अगर हम इसमें आउटपुट डाल रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कोई फंक्शन इसके अंदर डाल दिया, इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो ये जो बाहर निकल के आएगा ना, ये डिफरेंशिएट होकर आएगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएट होकर आएगा, यानी कि इसमें चेंजिंग होकर आने वाली है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, घर में जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी में अगर हमने कोई सामान डाल दिया, जैसे टमाटर डाल दिए, मिर्च डाल दिए, तो उसे घुमाने के बाद में चेंजिंग होती है, क्या चेंजिंग होती है, वो चटनी बन जाती है ना। इसी टाइप से ये फंक्शन था, इस ऑपरेटर में डालेंगे, और ऑपरेटर में डालने के बाद में ये जो फंक्शन हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मैंने अभी बताया था डी अपॉन डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे डी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे डी डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर y बराबर x की पावर 1 माना था। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी टाइप से मेरे पास y बराबर क्या हो जाए, x की पावर 2 हो जाए, x की पावर 2 हो जाए, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन कितना हो गया, डी एक्स, एक्स की पावर 2, पावर मैंने क्या बताया था अभी, आगे आ जानी है, तो डी वाई अपॉन कितना हो जाता है, डी एक्स हो जाता है, एक्स की पावर कितनी थी, 2 थी, 2 आगे आ जानी है, और जो मेन पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो डी वाई अपॉन कितना आ जाता है, डी एक्स आ जाता है, 2 एक्स की पावर कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। यानी कि x की पावर 2 का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है, 2 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर y बराबर x की पावर 3 होता, y बराबर x की पावर 3 होता, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन कितना हो जाता है, डी एक्स हो जाता है, x की पावर 3 हो जाता है। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये जो 3 है आगे आ जाना है, तो डी वाई अपॉन कितना हो गया हमारे पास, डी एक्स हो गया, 3 आगे आ गया, और 3 जो था, जो मेन पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना, जो मेन पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब कुल मिलाकर बात देखिए यहाँ पर, जब हमारे पास पावर 1 थी तो वेरिएबल की पावर कितनी बची, 0, पावर जब हमारे पास 1 थी तो 0 बची, यानी कि एक सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जो पावर थी वो आगे आ रही है। फिर हमारे पास 2 था, तो 2 आगे आ गया, और 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसी टाइप से अगर मेरे पास में x की पावर 3 था, तो 3 आगे आ जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसी टाइप से मेरे पास और फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए y बराबर x की पावर 4 आ जाए,
तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हम इसका कर सकते हैं कि 4x³ कर सकते हैं या नहीं। इसी टाइप से मान लीजिए y बराबर x की पावर मेरे पास 5 आ जाता है, क्या आ जाता है, x की पावर 5 आ जाता है, तो y तो कितना हो जाता है, dy/dx इजिकल टू 5, x की पावर कितना हो जाता है मेरे पास 4 हो जाता है। इज दैट क्लियर। इसी टाइप से ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, ये तो प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। मान लीजिए ये संख्याएं आगे तक बढ़ती हुई चली गई और मान लीजिए कहीं पर जाकर y बराबर x की पावर 999 आ गई, हो सकता है y बराबर मेरे पास 999, तो सिंपली है, कुछ नहीं करना है, सिंपली है 999 आगे आ जाना है और x की पावर जो थी मेन जो पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाता। अब इस टाइप से ये तो भैया मेरे प्रोसेस चलता रहेगा, इन संख्याओं का तो एंड ही नहीं है, इन संख्याओं का क्या एंड है, कुछ एंड है थोड़ी है, ये संख्याएं तो चलती रहेंगी इसी टाइप से। तो मान लीजिए ये संख्याएं मैंने इसी टाइप से बारिश कर दो आगे को, ठीक है। y बराबर मैंने संख्याएं टोटल मान ली n है, क्या है, y बराबर मैंने संख्याएं कितनी मान ली n है, इनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो dy/अपॉन कितना हो जाता है, dx हो जाता है, n आगे आ जाना है और n की पावर जो थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाना है। डिफरेंशिएशन का 12th क्लास का पहला फॉर्मूला ये है, यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, दोनों मतलब समान होते हैं। डिफरेंशिएशन कर लो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटीग्रेशन कर लो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y बराबर हमारे पास कितना होता है, e की पावर x है, तो dy/अपॉन कितना हो जाता है, dx हो जाता है, e की पावर x हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। ये हमारे पास अगर हम y की पावर y इक्वल टू e की पावर x का यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लौट कर वही आता है, ठीक है। ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन का, सिंपल इंट्रोडक्शन था, ज्यादा कुछ नहीं था आज के लेक्चर में, ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी जो एक्स्ट्रा करेंगे हैं, जो डीपली करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज तो मैंने सिंपल सा बस ऐसे ही बता दिया था कि हाँ भाई ये चीज़ फॉर्मूला हो जाती है, ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है, इसका यूज ये होता है, सिंपल सा मैंने बताया था। क्योंकि 12th क्लास का काफ़ी टाइम हो गया था, लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, तो अब धीरे धीरे हम रूटीन में ला रहे हैं। तो कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए, जो आपके समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डाउट हो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहें, बहुत ज़्यादा टारगेट बनाएं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ। ज़्यादा समय नहीं है, लगता है कि हम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। स्टार्टिंग सभी की अच्छी होती है लेकिन एंड में आके सबके विकेट डाउन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, मेहनत करनी है। और टारगेट अगर आप 85 का लेके चलेंगे तो आपकी ध्यान रहे परसेंटेज हमेशा 75 बनेगी, 85 नहीं बनने वाली। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखेंगे तब जाकर उस टारगेट पर पहुंचेंगे जिसके लिए आप सोच रहे हैं। अगर आपने 95% सोचा है तो आप 85% पर ही अटक जाएंगे, क्योंकि सफलता हमेशा 10 कदम पीछे चलती है। ध्यान रहे 10 कदम हमें आगे एडवांस होना है, एडवांस होना सफलता से, सक्सेस से 10 कदम आगे एडवांस होना है। एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें भी एडवांस बनना है, एडवांस होना हमें 95% का टारगेट लेकर चलना, तब जाकर हमारी 85% आएगी। आती है बात समझ में। तो इसलिए ध्यान रहे, पढ़ाई करें और फोन पे फालतू चीज़ों का यूज ना करें, फालतू बकवास चीज़ें ना देखें, केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही फ़ोन का इस्तेमाल करें। बाकी फालतू फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मैं सलाह नहीं देने वाला कि फालतू चीज़ें देखें, केवल पढ़ाई की चीज़ें देखें, क्योंकि करियर ही है सब कुछ, क्योंकि ये पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है, बाकी और कुछ नहीं दिला सकता। दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई सगा अपना नहीं है, केवल पढ़ाई के अलावा। ध्यान रहे, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ोगे।